हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग CHSL इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अब हम लोग इस समय कर रहे हैं 10 मार्च को जो पेपर हुआ था वो वाला, ठीक है। और ये आज करने जा रहे हैं शिफ्ट 3। इसका मतलब कि हम लोग 10 मार्च के 2 शिफ्ट के पेपर हम लोग कर चुके हैं। 9 बजे वाली शिफ्ट के कर चुके हैं और 11:45 वाली शिफ्ट के कर चुके हैं। इस समय हम लोग करने जा रहे हैं जो 2:30 से 3:30 वाली शिफ्ट में होता है। उसके बाद एक बचा हुआ है जो 5:15 से 6:15 वाली शिफ्ट में होता है वो। अच्छा, इसके पहले हम लोग 10 मार्च के पहले 9 मार्च का पेपर सॉल्व किए थे, तो 9 मार्च के 4 शिफ्ट हो गए और 10 मार्च के 2 शिफ्ट हो गए। ये तीसरी शिफ्ट होने जा रही है। तो ये आज 7वां सेट है, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसके पहले वाले 6 सेट जिनसे चूक हो गई है या जो आज पहली बार हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो भाई आपको बता दें कि इस 6 सेट इसके पहले भी हम करा चुके हैं। और जो लोग CGL का पेपर देने जा रहे हैं जुलाई में, उनके लिए CGL 2022 का 40 सेट हम लगा चुके हैं, ठीक है। तो वो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा उसको, उससे आपको फ़ायदा होगा। और जिनको CHSL देना है, जिनका एग्ज़ाम अगस्त में है, उनके लिए तो अभी हम बना ही रहे हैं। इसमें कुल कितने हैं? 36 सेट हैं। तो 40 सेट वो कर लीजिए, 36 ये कर लीजिए, 76 हो जाएगा। आप CHSL दीजिए चाहे CGL दीजिए, कर लीजिए दोनों का, ठीक है। डिस्कशन दोनों का लगा डालिएगा। अब PDF जो है आपको हर वीडियो के साथ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड मिलती है। PDF आप लगा लिया करिए, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको रोज़ के रोज़ मिलते रहे। वीडियो अपलोड होने के थोड़ी देर पहले वो अपलोड हो जाता है, इतनी देर पहले हो जाता है कि आप क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए लगातार और निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ होगी, ठीक है। मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप अपने लिए कर लीजिए। दोनों लोगों की मेहनत मिलके रिजल्ट ज़रूर लाएगी, क्योंकि जब मेहनत किया जाता है तो मेहनत पानी में कभी नहीं जाती, वो हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगी, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ और इस भरोसे के साथ आप काम करिएगा। कभी ये सोच करके काम मत करिएगा कि मेहनत तो करें, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। ये पता नहीं कुछ होगा वाली सोच अपने दिमाग से निकालिए। होगा क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। करना क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है इस सेंटेंस को। और ज़रा सेंटेंस पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है कि अ लवर ऑफ वंस सेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से प्यार करता हो। सब लोग करते हैं। अच्छा, ऑफ वंस एडवांसमेंट्स, जो अपनी उपलब्धियां, जो अपने एडवांसमेंट हैं इनके, जो अपने विकास के लिए, अपनी तरक्की के लिए हमेशा सोचा करता है, वो व्यक्ति कौन होता है। तो ये एक वर्ड दिया है यहाँ पे, मर्शनरी। मर्शनरी कौन लोग होते हैं? जो पैसे के लिए काम किया करते हैं, ठीक है। किराए के टट्टू कहा जाता है इनको। पैसे के लिए मारपीट भी करेंगे, पैसे के लिए जो भी करेंगे वो पैसे के लिए करेंगे। तो ये फिलहाल हमारे ऑप्शन में नहीं है। और साइनिक होता है, साइनिक होता है ना कि दोष खोजने वाला, मतलब जो दूसरे में कोई ना कोई कमी ही खोजा करता है, कभी उनको अच्छाई नहीं मिलती, दूसरों में कमियां ढूंढने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? साइनिक। एक ईगोइस्ट है। ईगोइस्ट जो है ना, हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचा करता है, ठीक है। तो ये ईगोइस्ट तो फिलहाल ठीक है। यहाँ जो बाकी ऊपर के 2 ऑप्शन थे उनमें से बेहतर तो ये तीसरा वाला है। अब आ गया एक फिलिस्टाइन। तो फिलिस्टाइन का मतलब क्या होता है? फिलिस्टाइन का मतलब एक ऐसे ही समझ लीजिए जिसको ना साहित्य से कोई रुचि होगी, ना संगीत से, और ना ही आर्ट के किसी फॉर्म से। मतलब अ पर्सन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट या एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, किसी चीज़ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अनकल्चर्ड होता है और इल बिहेवियर वाला, अनमैनर्ड पर्सन होता है, रूड होता है एकदम से, मतलब कहीं सभ्यता छू नहीं गई होती है इसको, तो उसको फिलिस्टाइन कहते हैं। फिलहाल यहाँ भी ये हमारे काम का नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो और ये साइनिक वाला तो हुआ नहीं। तो एक ऑप्शन जो आपके काम का था वो कौन सा वाला है? थर्ड वाला है। अच्छा, इस फिलिस्टाइन का ठीक अपोजिट एक वर्ड होता है बोहेमियन। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, कौन सा होगा? बोहेमियन। तो ठीक इनका उल्टा होते हैं बोहेमियन, या कोनाइजर कह सकते हो। कोनाइजर जो होता है वो भी बड़ा कलापारकी होता है। तो फिलिस्टाइन का एंटोनिम बोहेमियन या कोनाइजर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चारों वर्ड के मतलब भी मैंने बता दिए और आपका ऑप्शन भी बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। बताना है आपको क्या? अपोजिट। किसका अपोजिट बताना है भैया? इनेप्ट का बताना है। इनेप्ट का मतलब क्या होता है? पहले हिंदी में लिख देता हूँ, फिर मैं इसको अंग्रेजी में आप लोगों को बता दूंगा। इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई खास काम करने में कुशल नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, या आप कह सकते हो उसको ढेर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अकुशल है, अभी नया है, नौसिखिया है, एक्सपर्ट नहीं है, ठीक। इसके लिए अगर आप सिमिलर की बात करते तो क्या होता? अनस्किल्ड होता, अनस्किल्ड, ठीक है। ये हो गया साइनोनिम इसका, ठीक है।
अनस्किल्ड हो जाता, नोवाइस हो जाता, टायरो हो जाता, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनस्किल्ड का। अनस्किल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो कुशल हो, जो एकदम से सक्षम हो, योग्य हो, तो उसको क्या करेंगे? तो चारों ऑप्शन ढूंढ लो पहले। बार्ड का मतलब क्या होता है? बार्ड का मतलब होता है जब किसी को कोई काम करने से रोक दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोहिबिटेड हो गया, प्रोहिबिटेड। एक एक बताऊंगा बस इसका साइनोनिम। प्रोहिबिटेड मतलब प्रतिबंधित या रोका हुआ, जिसको काम करने से रोक दिया जाता है। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? एकदम दक्ष होता है, कुशल होता है कोई काम करने में। कॉम्पिटेंट एकदम अपना काम करने में एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, डेक्स्ट्रस होता है। और वर्ड बताएं? एक बार ये बता तो चुका हूँ सारा, लिखना चाहोगे? सुन लो पहले, लिख लेना, मेरी बात सुन सुन के लिख लेना। स्किल्ड होता है, एक्सपर्ट होता है, डेक्स्ट्रस होता है, प्रोफिशिएंट होता है, एफिशिएंट होता है, कॉम्पिटेंट होता है और एडेप्ट होता है। EDEPT, एडेप्ट होता है। इतने सारे वर्ड बता दिए, नोट कर लेना। कैलो एक वर्ड होता है ना इसमें, कैलो, ठीक है। तो कैलो का क्या मतलब होता है बताइए? कैलो का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस्ड। क्या होगा? अनएक्सपीरियंस्ड। जो अभी मैं बता रहा था, अनस्किल्ड, अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। या एक जो ऊपर लिखा हुआ है इनेप्ट, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? कैलो। कैलो जो होगा इनेप्ट का क्या हो जाएगा? साइनोनिम हो जाएगा। फिलहाल ये आंसर नहीं हो पाएगा। वांटिंग का मतलब होता है जब किसी चीज़ में किसी चीज़ की कमी होती है। लैक मतलब अभाव होता है। अब आपको समझ में आया आंसर कौन सा है? इनेप्ट का एंटोनिम होगा कॉम्पिटेंट। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आर्डर में लगाना है। ये देखो PQRS दिया हुआ है, तो चलो इसको आर्डर में लगाते हैं। तो पहले देखो यहाँ लिखा है कि मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कंट्रोल। यहाँ से तो शुरू नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है। मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉलिसीज, कोई बात ही नहीं निकल के आई अभी। क्यों में देखो लिखा है कि ईस्ट एशियन गवर्नमेंट्स, आगे लिखा है एक्सेप्ट फॉर जापान। जापान को छोड़कर के जितनी भी ईस्ट एशियन गवर्नमेंट है, ईस्ट एशिया के देशों की सरकारें हैं, इम्प्लीमेंटेड, इन लोगों ने लागू किया। क्या लागू किया? लागू, हाँ ये हो गया। क्यू के बाद पी लगा दो, क्यू से स्टार्ट करके पी लगा दो। तो आप पढ़ के देखो, ईस्ट एशियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर जापान इम्प्लीमेंटेड मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉलिसीज, ये लगा। अब एंड आइसोलेशन पॉलिसीज, अब वो एक वहाँ पे पॉलिसीज लग गई, ये पॉलिसीज लग गई, तो उसके बाद एक और लगा देंगे, लेकिन यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, ट्रेसिंग के साथ ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन यहाँ भी आ सकता है। चलो एक चीज़ और देखते हैं। पहले तो पी के बाद क्यू लगेगा, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू कोई दिया नहीं है भाई, कि नहीं, क्यू के बाद पी चाहिए था ना, हम पी के बाद क्यों लगा रहे हैं? क्यू के बाद पी, ये दिया तो है क्यू के बाद पी, ये हमारा ऑप्शन हो गया। क्यू के बाद पी लग गया, खासा फटाफट बन गया काम, ठीक। और RS को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्यू के बाद पी लगा, यहाँ लिखा है फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉलिसी एज वेल एज मोर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन पॉलिसीज। हाँ ये यहाँ से जुड़ रहा है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन पॉलिसीज सिंस द अर्ली स्टेटेज। ये कोरोना के समय की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको एरर ढूंढनी है। लिखा ही हैज़ बीन टोल्ड मेनी अ टाइम्स टू माइंड हिज मैनर्स। उसको कई बार बताया गया कि अपनी मैनर्स का ध्यान रखो, अपने तौर तरीकों का ध्यान रखो, ठीक है। अब इसमें गलती कहाँ होगी, यहाँ आ जाओ। तो भैया देखो गलती थोड़ा बहुत माइन्यूट है, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे मेनी के बाद क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा है, टाइम्स लगा हुआ है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब आ के बाद मेनी लगता है, मतलब क्या हुआ, जब मेनी के पहले आ लगता है तो इसके बाद हम सब कुछ क्या यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, सब कुछ यही रहता है। अच्छा, जब मेनी के बाद आ लगाते हैं, ठीक ध्यान रखिएगा मेरी बात को, मेनी के बाद आ लगाते हो तो सब कुछ क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, सब कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेनी के बाद आ लगा हुआ है, ठीक देख रहे हैं, मेनी के बाद आ लगा हुआ है। तो ये जो टाइम्स लिखा हुआ है, ये टाइम्स नहीं होगा, क्या होगा, मेनी अ टाइम होगा।
या तो आप मेनी अ टाइम कर दीजिए या तो आ को मेनी के पहले कर दीजिए, टाइम से ही रहने दीजिए, ठीक है। दो में से एक उपाय करिए, आ मेनी टाइम्स या मेनी अ टाइम, आपकी जो मर्जी हो वो कर दीजिए, दोनों तरह से सही हो सकता है। तो आंसर आपका कौन सा होगा, ये फर्स्ट वाला हो गया, फटाफट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कौन सा है, देखो इसमें इडियम है, इडियम फ्रेज का मतलब बताना है ओवर एंड एबव, ठीक है। अब ओवर एंड एबव का क्या मतलब होगा बताओ, ओवर एंड एबव का क्या मतलब होगा, हाईएस्ट रैंक होगा ना, टू सम अप एंड कन्वर्सेशन होगा, या इन एडिशन टू होगा, या एबव ऑल होगा, ठीक बताइए। तो ओवर एंड एबव का मतलब होता है इन एडिशन टू, थर्ड वाला हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, आपको बताना है किसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। 4 सेंटेंस हैं, किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। तो पहले देख लेते हैं, द जॉय डेफिनेटली की स्पेलिंग तो सही है, लाइज की स्पेलिंग गलत है। अब देखते हैं हम लोग कि लाइज की किसमें सही है। तो यहाँ पे आ गया डेफिनेटली में एन के बाद आई नहीं लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, लेकिन लाइज की सही है। तो ये दो तो हमारे गए काम से। अब तीसरे आगे आ जाओ, डेफिनेटली की भी सही है, लाइज की भी सही है, लेकिन कुकिंग की गलत है। अब एक ऑप्शन तो बचेगा ही बचेगा यार, यहाँ तो सही होना ही चाहिए, सब में कोई गलती हो गई। देखो यहाँ डेफिनेटली की भी सही है, लाइज की सही भी, कुकिंग की भी सही है। तो द जॉय डेफिनेटली लाइज इन कुकिंग फॉर अदर्स, ठीक है। तो लोग ज़रा ध्यान दो भाई, दोस्त लोग, कि जो खुशी है वो किसे पाई जाती है, द जॉय डेफिनेटली लाइज, मतलब पक्का खुशी किस में निहित है, किस में पाई जाती है, कुकिंग फॉर अदर्स, दूसरों को बनाओ खिलाओ यार, बना के खाते हो, इसमें कौन सी खुशी है। दूसरों को बनाओ और खिलाओ, दूसरों के लिए बनाओ, दूसरों के लिए कुकिंग करो, तो इसमें रियल की खुशी पाई जाती है। ऐसा इस पेपर बनाने वाले की मर्जी थी, ठीक, मैं नहीं कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7, ठीक है। और 7 में क्या दिया है, आपको करना है इनडायरेक्ट फॉर्म ढूंढनी है, किसकी ढूंढनी है, लिखा है ग्लोरिया सेड, ग्लोरिया ने कहा कि हिज रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुमारो। तो पहले हिज तो चेंज नहीं होना है, सेट की जगह सेट ही रहेगा, दैट लगा लोगे, और आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, और टुमारो का द नेक्स्ट डे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले तो हमें वर देखना है, तो पहली बात ये आर नहीं होगा, आर होगा तो ये है बीन भी नहीं होगा। दो हमारे पास वर दिए हुए हैं, ठीक है, दो वर दिए हुए हैं, तो इसमें यहाँ प्रीवियस डे दे दिया हुआ है, तो टुमारो का प्रीवियस डे नहीं होता भैया, नेक्स्ट डे होता है। तो अब एक ऑप्शन आपके पास बच रहा है, कौन, 2 वाला। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, तो सेट 8 नंबर आगे 8 में क्या करना है, आपको एरर ढूंढनी है। तो एरर ढूंढो, चलो, आई जस्ट डोंट लाइक, ठीक है, आई जस्ट डोंट लाइक, यहाँ तक तो ठीक है। द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूज़िक, ये जो टूडेज म्यूज़िक लिखा है, इसमें क्या है, टूडे, आज की जो म्यूज़िक की थीम है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये टूडेज में अपॉस्ट्रोफी एस लगना चाहिए, टूडेज म्यूजिक थीम, ठीक है। तो ये टुडे में अपॉस्ट्रोफी लगेगा, टुडे का प्लूरल नहीं बनेगा, इसकी अपॉस्ट्रोफी लगेगी। तो ये चौथा वाला जो आपका आंसर होगा, इस वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए इसमें बता रहे मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। एक इडियम दिया है, एस इन द होल, एस इन द होल। ये एस क्या होता है जानते हो, ACE, इसको कहते हैं इक्का। अब कहोगे इक्का कौन, तांगा वाला इक्का नहीं, कभी ताश खेला है? खेला तो ज़रूर होगा। कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, ताश का एक खेल होता है, उसमें एक इक्का होता है, ख़ास तौर से इम्पोर्टेंट होता है हुक्म का इक्का, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन ढूंढो इसमें, एस इन द होल। एक होल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कहीं होल है, कहीं पेड़ वगैरह में कहीं होल होता है, उसमें कभी इक्का आ जाए, कभी मतलब क्या हुआ, बाई चांस कोई बहुत अच्छा ओकेज़न, बहुत अच्छा चांस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो उसी सेंस में आना है। अब आप देखिए चारों ऑप्शन पढ़ के बताइए कि किस में ये सबसे ज़्यादा सूटेबल फिट हो रहा है, ठीक। चलिए पढ़ के देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। एक लिखा टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा। दूसरा है अ मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अनटिल एन आइडिया टाइम, ये होगा, ठीक है। मतलब एक
कोई एडवांटेज होता है जिसको हम छुपा के रखते होते हैं, जब एक आइडियल टाइम आएगा, सही अवसर आएगा, तब हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो एक मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी या बहुत गुड चांस के लिए लगता है, तो वो हमने आपको पहले ही बता रखा था, दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या करना है, फिर से वही ABCD अरेंज करना है भाई। तो चलो देखते हैं इसमें क्या लगना चाहिए। लिखा है ऑफ मेडिटेशन एंड अ मियर चॉइस, आगे लिखा है इन कंपनी। ठीक, आगे लिखा है वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटम, फिर लिखा है ऑफ 18, ये तो आ गया गस्टी इवनिंग इन द ऑटम ऑफ 18। आगे लिखा है कि आई वॉज एन्जॉइंग द टू फोल्ड लग्जरी, लग्जरी क्या होगा, लग्जरी ऑफ मेडिटेशन लगना चाहिए, तो लग्जरी ऑफ मेडिटेशन यहाँ कर लो ये वाला। आगे लिखा है कि विद माय फ्रेंड ऑगस्टी ड्यूपिन इन हिज लिटिल ब्लैक लाइब्रेरी, मतलब उनकी छोटी सी लाइब्रेरी थी, उसी में हम लोग कर रहे थे तो शुरुआत कहाँ से मिलेगा, शुरुआत मिलेगा एक शाम की बात है, ठीक है ना, एक गस्टी मतलब ऑटम की एक गस्टी इवनिंग की बात है, मतलब धुंध थी उस समय की बात है। और बी के तुरंत बाद आपको सी लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑटम के बाद ऑटम ऑफ 18 मतलब 1918 के ऑटम की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो अब ये कनेक्ट तो हमारा दो जगह से तो हो गया, क्या कि स्टार्टिंग केवल बी हो सकती है, यहीं से भाई ऑफ मेडिटेशन से ऑफ मेडिटेशन एंड ये तो स्टार्ट नहीं होगा, ऑफ 18 ये से स्टार्ट नहीं होगा, विद माय फ्रेंड ये तो स्टार्ट नहीं होगा, कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट यहीं से हो रहा है वन गस्टी इवनिंग से। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ले लिया वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटम ऑफ 18 आई वॉज एन्जॉइंग द टू फोल्ड लग्जरी। ठीक, मैं डबल मतलब टू फोल्ड दोगुना लग्जरी एंजॉय कर रहा था, बी के बाद सी लगेगा। तो लग्जरी क्या, लग्जरी विद माय फ्रेंड ऑगस्टिन इन ए ब्लैक लाइब्रेरी, या फिर हम ये कहते हैं, अच्छा अगर हम इसको डी को पहले कर लें, अगर डी को पहले कर देंगे तो ए को बाद में करना पड़ेगा, ए को बाद में करोगे तो क्या होगा इन कंपनी किसकी कंपनी में, किसके साथ में, ये एंड में नहीं जा सकता, ए से ख़त्म नहीं हो पाएगा किसी कीमत पर। ठीक है, तो आपको ख़त्म किस पे करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा यही ये प्लेस दिया इन हिज लिटिल ब्लैक लाइब्रेरी, यही ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपको पहले ए करना पड़ेगा, उसके बाद डी करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है और कोई उपाय नहीं है। तो पी सी और ए डी वाला ऑप्शन हो गया थर्ड वाला, ख़त्म कहानी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, बताना है आपको मीन्स एज द सेम, साइनोनिम बताना है किसका, इंस्टिगेट का। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है, सीधे से इसका मतलब समझ लो उकसाना, उकसाना का मतलब क्या हुआ, किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना या भड़काना होता है। ठीक है, उकसाना इंस्टिगेट हो गया, इंसाइट करना होता है या किसी को प्रोवोक करना होता है, प्रोवोक, या किसी को अबेट कर दो, ABET अबेटमेंट होता है ना, किसी को उकसा दिया भड़का दिया। तो सिमिलर मीनिंग का बताना है, सिमिलर मीनिंग में आ जाओ। कंप्लेसेंस का मतलब क्या होता है, कंप्लेसेंस एक तरह से मर्सी सहानुभूति के लिए यूज किया जाता है। कंप्लेसेंस मतलब सिंपैथी हो जाएगी, इम्पैथी हो जाएगी दूसरे के साथ, काइंडनेस, ग्रेस कह सकते हो, थोड़ी आप उसके ऊपर कृपा करोगे, दया करोगे, वो होता है तो ग्रेस समझ लो इसका। डिटरेंस का मतलब क्या होता है, अवरोध होता है। क्या होता है डिटरेंस का मतलब, अवरोध, किसी के मार्ग में बाधा खड़ी करना। ठीक है ना, तो क्या कह सकते हैं उसको, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो, अवरोध या बाधा खड़ी करना, बाधा उत्पन्न करना। तो ये सिमिलर मीनिंग, इंस्टिगेट मतलब उकसाना हो गया ना, तो ये डिटरेंस बाधा खड़ी करना होगा, तो ये तो होगा नहीं फिलहाल। और सेटल का मतलब क्या होता है, सेटल का मतलब एकदम से शांत हो जाना, मतलब स्टेब्लिश हो जाना। अब रेज का मतलब क्या होता है, रेज का मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, रेज मतलब क्या हुआ, बढ़ाना। तो उकसाना और बढ़ाना ये काफ़ी हद तक सेम जा रहा है। तो आप कौन सा ऑप्शन ले लीजिए, चौथा वाला ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टाइलस गिर रहा था, हमने कहा गिर ना जाए, नहीं टूट जाएगा पॉइंट तो फिर ख़राब ही हो जाएगा, फिर हमें दूसरा लेना पड़ जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। ये आया आपका फिलर का क्वेश्चन हुआ, तो इसमें आ जाओ क्या लिखा, इन ह्यूमन्स मतलब इंसानों में क्या होता है, लैक ऑफ स्लीप, मतलब अगर आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है तो इसका नतीजा क्या होगा, लीड्स टू डैश मेमोरी एंड रिड्यूस्ड कॉग्निटिव एबिलिटी,
अब कॉग्निटिव मतलब होता है संज्ञानात्मक, बुद्धि से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब संज्ञानात्मक जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, संज्ञानात्मक क्षमता अगर रिड्यूस हो जाएगी तो मेमोरी कैसी हो जाएगी, तो मेमोरी अच्छी हो जाएगी क्या? कम नींद लोगे तो मेमोरी वैसे भी अच्छी नहीं होगी। तो फिर अब यहाँ पे क्या लगाओगे बताओ? विटनेस्ड मेमोरी होगी क्या? विटनेस्ड का मतलब क्या हो, जिसमें आपको गवाही दी गई है, सबूत दिया गया है, तो विटनेस्ड मेमोरी नहीं होगी। अटेंडेड मेमोरी होगी, अटेंडेड हो ही नहीं सकती क्योंकि निगेटिव सेंस में जाना है, अटेंडेड मेमोरी नहीं होगी यहाँ पे। और थैंकलेस का कोई यहाँ पे कोई मतलब प्लेसमेंट ही नहीं है, थैंकलेस का यहाँ कोई मतलब यूज ही नहीं है मेमोरी के लिए। इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब्ड। इम्पेयर्ड का मतलब क्या हुआ, डिस्टर्ब्ड हो गया या बाधित कह सकते हो, या दूसरे वर्ड में इम्पेयर्ड का मतलब एक तरह से जैसे विकलांग हो सकता है, डिसेबल्ड। हाँ, एक अच्छा वर्ड है, डिसेबल्ड लगा लो। इम्पेयर्ड का मतलब डिसेबल्ड, ये डिसेबल्ड हो जाएगा। तो ये आप लगाइए ना, इसमें दोनों निगेटिव जा रहा है। रिड्यूस्ड कॉग्निटिव एबिलिटी है तो फिर क्या होगा, डिसेबल्ड मेमोरी हो जाएगी। कम सोएंगे, ऐसे ही सोचो, कम सोओगे तो मेमोरी डिसेबल्ड हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। और 13 में क्या है, आपको साइनोनिम बताना है किसका, व्हिम्सिकल का। व्हिम्सिकल का मतलब भाई क्या होता है, पहले एक वर्ड हिंदी में समझ लो, सनकी होता है। ठीक है, सनकी समझ रहे हो ना, मतलब मुझे समझाना नहीं पड़ा, आई थिंक यू नो बेटर हु इज सनकी। ठीक है। ह्यूमिलिएटेड का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिएटेड मतलब इंसल्टेड होती है, जिसकी इंसल्ट कर देते हो वो ह्यूमिलिएटेड होता है, अपमानित किया हुआ व्यक्ति होता है। डिसऑनर्ड हो गया, डिसरेस्पेक्टेड हो गया। वीक तो बताने की ज़रूरत नहीं, कमज़ोर है। फ़नी का मतलब क्या होता है, फ़नी थोड़ा सा मतलब सबसे हट के फ़नी टाइप का आदमी होता है, जिसे किसी की केयर नहीं करता, वो कुछ भी धोती पर टी शर्ट पहन सकता है, ठीक है, उस पर चश्मा लगा लेगा, तो वो एक फ़नी टाइप का आदमी होता है। अच्छा, हो तो सकता है ये हमारा साइनोनिम। रिस्पेक्टफुल का मतलब सम्मानित होगा, व्हिम्सिकल का रिस्पेक्टफुल होगा नहीं। तो इतने जो वर्ड हैं उनमें फ़नी के अलावा और कोई मिल नहीं रहा। फ़नी का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा बहुत ही मतलब जिसको देख करके आपको हंसी आए, ऐसा होता है। तो जो सनकी टाइप के लोग होते हैं वही हैं, उन्हीं को देख करके हंसी आती है, क्योंकि सनकी होंगे, ऊट पटांग काम करेंगे तो आपको देख के हंसी आएगी। तो ये फ़नी वाला ऑप्शन आपका हो पाएगा साइनोनिम में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या करना है आपको, चेंज वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलो आ जाओ। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। दो कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा। और एक्सप्लोर्स क्या है, आपकी वर्ब है, ये यहीं पे रहेगी। द स्टोरी बाद में चली जाएगी। तो एक्सप्लोर्स की जगह पे क्या लगेगा, देखो एक्सप्लोर्स की जगह पे वर्ब में एस लगा हुआ है। वर्ब में एस लगने का मतलब हुआ कि हम पैसिव वॉइस में EJMR के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, EJMR के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा, इमोशंस दिया हुआ है। इमोशंस का मतलब हम फिर आर लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढ लें तो कोई दूसरा काम करें, ठीक है, जिसमें आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो। तो यहाँ लिखा है हैड एक्सप्लोर्ड, ये होगा नहीं। इज एक्सप्लोर्ड है, ठीक है, तो इज एक्सप्लोर्ड है, यहाँ लिखा है हैज एक्सप्लोर्ड, ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या, डिड एक्सप्लोर्ड, एक्टिव वॉइस में नहीं, डिड के साथ एक्सप्लोर्ड लगता नहीं, मतलब EJMR वाला एक ही मिला। तो पहले यहाँ देख लेते हैं, कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। हाँ, तो ये जो इज लगा है वो एक्चुअली कन्फ्लिक्टिंग रेंज के लिए लगा है, ना कि ह्यूमन इमोशंस के लिए लगा है, इसलिए इज सही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, 2 वाला होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम कौन सा, 15 में। तो 15 में फिर खाली जगह भरनी है और ये सेंटेंस लिखा है कि इन दिस इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोजेक्ट, ये जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोजेक्ट है इसमें यू विल लर्न हाउ टू बिल्ड एन इन्फिनिटी मिरर। आपको ये सिखाया जाएगा कि आप कैसे एक इन्फिनिटी मिरर तैयार कर सकते हो विद बिल्ट इन लाइट्स। उसमें कुछ बिल्ट इन लाइट्स लगी हुई हैं दैट मेक द मिरर लुक लाइक अ डीप डैश विद नो एंड। ये देखने में ऐसा लगेगा जिसका कोई अंत नहीं है। तो देखने में क्या लगेगा, आ डीप, यहाँ देखना आ डीप सिग्नल होगा, सिग्नल डीप नहीं होता। आ डीप लॉज होगा, लॉज कहाँ से डीप होती है। आ डीप टनल, हाँ टनल हो सकती है। मतलब एक ऐसा मिरर बनाएंगे जिसमें इमेजेस बनते बनते ऐसे लगेगा आपको बहुत दूर तक जा रहा है, उसका कोई एंड नहीं है।
तो क्या होगा, वो टनल की जैसा लगता है, सुरंग की तरह लगता है। फ्यूनरल अंतिम संस्कार होगा, ये नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, टनल फिट होगा। अब आगे आ जाओ 16 नंबर पे। तो 16 नंबर में क्या करना है, अब ये बताओ कि ये सब्स्टिट्यूट करना है किसको, ये पूरा का पूरा ये है, क्या लिखा है, बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, एक ऐसी किताब जिसमें दुनिया की हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का था। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। तो 17 में क्या है, साइनोनिम बताना है आपको किसका, कैलिब्रेट का। कैलिब्रेट, कैलिबर क्या होता है ज़रा हम ये बताओ। कैलिबर, कैलिपर्स पढ़ा होगा ना आपने फिजिक्स वगैरह में, क्या कैलिपर्स होता है ना, जिसको कैलिब्रेट मतलब, हाँ कैलिपर्स होता है। कैलिपर से हम लोग कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की लंबाई या मोटाई वगैरह मापते हैं, मापना जिसको कहते हैं, ठीक है ना। अब हमको थोड़ी आसानी हो जाएगी ना इसकी, पहले उसकी मीनिंग आ गई, अब समझिएगा। असेल का मतलब क्या होता है, असेल का मतलब होता है किसी पर अटैक करना, ठीक है, ये तो हो नहीं रहा। और अफ्रंट का मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ह्यूमिलिएट वाला, तो फिलहाल ये भी हमारा आंसर नहीं हो रहा है। GAUZE, तो GAUZE का मतलब क्या होता है, थोड़ा धुंधला कर देना किसी चीज़ को, तो ये भी हमसे कोई मतलब नहीं बन रहा। GAUGE, ये जो गेज है इसका मतलब होता है मापना, ठीक है, मापन करना। तो ये एक गेज एक तरह का होता है, कहते हैं ना मीटर गेज, शॉर्ट गेज, गेज ये होता है, तो नापने के लिए ये यूज किया जाता है, चौथा वाला। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, कैलिब्रेट का आंसर 4 होगा, मापने के लिए लगा हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका। तो ये 18 में क्या है, फिर से खाली जगह भरो। लिखा है द सोशल डैश इज गोइंग टू मीट विद ऑल ऑफ अस टुमारो विद द प्लान्स सो वी कैन मेक अ डिसीजन। तो जो सोशल डैश हैं, अब यहाँ सोशल क्या, सोशल वर्कर हो सकते हैं, ठीक है, और मतलब इस तरह सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, इसी तरह के कुछ होगा। तो क्या लगता है, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, ये सब आएंगे। ये कल हम लोगों से मिलने आ रहे हैं, ठीक है, हम सब से मिलेंगे कल, ठीक है। क्यों मिलेंगे, एक प्लान है इनके पास, तो हम लोगों को एक डिसीजन मतलब ले लेना चाहिए, ठीक है, उनसे मिलना है, नहीं मिलना है, जो भी है, ठीक है। तो क्या लगाओगे, सोशल, सोशल के बाद सोशल टोडलर। टोडलर कौन होते हैं, छोटे बच्चों को कहा जाता है जो लड़खड़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सोशल टोडलर नहीं होगा। सोशल लेबर, सोशल लेबर हमसे मिलने जा रहा तो नहीं, ये मतलब किसी प्लान के लिए सोशल लेबर नहीं मिल रहा, क्या होगा, सोशल वर्कर होगा या सोशल एक्टिविस्ट होगा। तो सोशल वर्कर दिया है, ये लगा लो। सोशल आर्मी नहीं होती, ठीक है, समझ में आ गया। एक सोशल वर्कर है जो हमारी भलाई के लिए कोई प्लान लेकर के हमसे मिलने आ रहे हैं, तो सोशल वर्कर लगेगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होता है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। ग्लोइंग तो सही है, अगर ये सही है तो स्पेलिंग तो आंसर नहीं होगा। प्रैक्टिकल, PRACTICL, हाँ ठीक है, स्पेलिंग सही है, तो ये गलत हो जाएगा। फ्राइटर कोई वर्ड तो नहीं होता, पहले रिलीज्ड देख लो, रिलीज्ड RELEASED, ये भी सही है, तो ये नहीं होगा। तो देखो फ्राइटर तुम्हें 3 एकदम श्योर है कि ग्लोइंग की स्पेलिंग 100% श्योर है, सही है। प्रैक्टिकल की स्पेलिंग 100% श्योर है, सही है। और रिलीज की स्पेलिंग 100% श्योर है कि वो सही है, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रेटर होगा। अच्छा, एक वर्ड देखो जो FRIGSTER है, तो हमें इससे 2 वर्ड याद आ रहे हैं भाई। एक फाइटर याद आ रहा है, FIGSTER, एक फाइटर याद आया मुझे, या तो उसमें से R हटा दो, फाइटर हो जाए, या तो फ्रेटर हो जाए, FREI हो, FREIGSTER हो, फ्रेटर हो, ऐसा हुआ। तो ये होता है ना लोडिंग शिप जिसको कहते हैं ना, जो ऐसी नहीं जहाज़ें होती हैं जिसमें सामान लग रहा होता है, लोडिंग शिप को कहते हैं। तो 2 वर्ड मुझे इस तरह के दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पे लगने लायक हैं। तो एक फिर यहाँ पे ई लगा दो, फ्रेटर में FREI लगाओ, तब सही होगा, ठीक है। फिलहाल वो गलत है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये लीजिए आप पढ़िए, इसको क्या लिखा हुआ है, अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। वुमेनिश का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा इंसान जो जिसकी हरकतें औरतों जैसी होती हैं, ठीक है। शकल, फिजिकली बायोलॉजिकली वो मेल है, ठीक है, बायोलॉजिकली वो मैन है, लेकिन उसका जो नेचर होता है, उसकी जो हैबिट्स हैं वो फीमेल होती हैं, फीमेल जैसी होती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, इफीमिनेट कहा जाता है, पहला वाला ऑप्शन। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है,
इफिमिनेट कहा जाता है। अब आ जाओ, एक आ गया इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, एलीग लगाना किसी पर, एलिगेशन कह दो इसको, एलिगेशन कर सकते हैं, आरोप किसी पर होगा। इनफाइडल का मतलब क्या होता है, जो बेवफा है। इनफाइडल सीधे सीधे ये वर्ड आप अच्छे से समझ जाएंगे और एक वर्ड में मेरा काम हो जाएगा। इनफाइडल मतलब बेवफा, इनफाइडलिटी मतलब बेवफाई, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर स्मार्ट। सो हूच, ये बता दूं क्योंकि ये नहीं समझे होगे, हूच का मतलब होता है शराब। ठीक है, आप समझ गए ना? ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, पहला वाला। अब आ जाओ 21 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन क्या होते हैं। एक पैराग्राफ होगा, फिर वही कहानी, 5 ब्लैंक्स होंगे, वहाँ 5 आप पाँचों के 4-4 ऑप्शन मिल जाएंगे, वो करना होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, और ये पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको। लिखा कि पीपुल में सीक फैशन एज पार्ट ऑफ डैश, लोग फैशन को इस रूप में देख सकते हैं, अ पार्ट ऑफ डैश। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि डैश दे आर एंड मे वांट टू बी अ फैशन लवर, तो उसको डैश रूप में देख सकते हैं और वो मे वांट टू बी अ फैशन लवर, और हो सकता है वो इनके अंदर इच्छा है कि वो एक फैशन लवर बने। अगर ऐसा होता है तो विच में लीड देम सो टू स्पेंड मोर टाइम, और अगर वो फैशन लवर बन जाते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा कि ये लोग क्या करेंगे, ये स्पेंड करेंगे मोर टाइम डैश आउट द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स, बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे ये पता लगाने में, ढूंढने में, फाइंड आउट करने में कि लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स क्या हैं, और उनका मोर मनी देन अदर्स ऑन फैशन प्रोडक्ट्स, और ज़्यादा पैसा भी खर्च करेंगे वो फैशन प्रोडक्ट पर, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट करेंगे, ज़्यादा पैसा भी खर्च करेंगे। तो टाइम किस में वेस्ट करेंगे, ये पता लगाने में कि लेटेस्ट फैशन ट्रेंड क्या है। ठीक, इतना समझ में आया। आगे चलो, वी ऑल नो द गुड फीलिंग दैट, हम सब लोग जानते हैं कि कौन सी गुड फीलिंग होती है, दैट गोज डैश वॉकिंग आउट ऑफ आ स्टोर विद आ न्यू शेड ऑफ लिपस्टिक आर मतलब एक नई शेड की लिपस्टिक लेकर के जब हम स्टोर से बाहर आते हैं तो कितनी गुड फीलिंग होती है, ये सबको पता है। ठीक है, लिपस्टिक वाला मैटर खैर मतलब उसमें फीमेल के लिए लागू होता है, लड़के मत खुशी हो जाएं। तो ये किसी लड़की से पूछो तो वो बताएगी कि नई शेड की मतलब एकदम लेटेस्ट फैशन की, जैसा एकदम लेटेस्ट फैशन के हिसाब से लिपस्टिक का नया शेड लेके जब वो स्टोर से निकलती है तो कितनी गुड फीलिंग उसके अंदर होती है। तो ठीक है, ये सब लोग जानते हैं, तो लेकिन ये सब लड़कियां ही जानती होंगी ना, हम लोगों को थोड़ा नहीं पता है कैसा फील होता है। या आगे आ जाओ, या आपने ऑर्डर किया किलर पेयर ऑफ बूट किलर पेयर ऑफ बूट क्या होता है, किलर पेयर ऑफ बूट से मतलब क्या हुआ, इतने खूबसूरत जूते, इतनी खूबसूरत देखे जूते कि लोग देख के मर जाएं। ठीक, ऐसे जूते। तो किलर पेयर ऑफ बूट्स आप ऑनलाइन ऑर्डर लेके आ रहे हैं तो आपको क्या फीलिंग आती होगी अंदर से। चलो अच्छा, मतलब आप फैशन से एकदम बिल्कुल अपडेट हैं, ये वाली। आगे लिखा कि दे कॉल इट रिटेल थेरेपी, इसको कहते हैं रिटेल थेरेपी। थेरेपी ये भी किसी तरह की थेरेपी, क्या मैंने पहली बार सुना है रिटेल थेरेपी। फॉर अ रीज़न एंड मोर देन वन साइंटिफिक स्टडी हैज, और मतलब आगे लिखा है कि एक से अधिक साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया है, हैज़ के बाद यहाँ पे क्या होगा, साइंटिफिक स्टडीज़ ने कुछ ऐसा बताया है, इस्टेब्लिश किया है। क्या कहा है, हैज़ डैश दैट, तो हो सकता है फाउंड है। आगे लिखा इट्स इफेक्टिवनेस, मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज़ ने इसकी इफेक्टिवनेस को साबित किया है, प्रूफ किया है, एक्सेप्ट किया है, कुछ ऐसा लगाओगे। आगे लिखा है कि शॉपिंग टेक्स टाइम, शॉपिंग में टाइम लगता है, एंड कंसंट्रेशन लगता है, वेदर, जबकि इट इज़ बीइंग डन, ठीक है, वेदर इट इज़ बीइंग डैश ऑनलाइन डैश, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, यही तो है, व्हाट इज़ बीइंग डन ऑनलाइन या ऑफलाइन इन योर फेवरेट स्टोर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन के लिए आप क्या लगाओगे, पीपुल में सीक फैशन एज पार्ट ऑफ डैश दे आर। ठीक है, तो हुम दे आर तो लगेगा नहीं, हु दे आर लगेगा। हु दे आर, लोग फैशन को इसलिए भी चूज कर सकते हैं कि ये मतलब अपने आप को उसको इस पार्ट के रूप में देखते हैं कि मैं हूँ कौन। ठीक है, तो मतलब फैशन से एकदम अपडेट रहूँगा, तो हु दे आर मतलब अपनी पहचान के लिए, तो हु दे आर पहले मिलेगा, हुज दे आर, व्हिच दे आर, हुम दे आर नहीं लगेगा, हु दे आर लगेगा। ठीक है, तो अब दूसरे में आ जाओ भाई। ठीक, फिलर नंबर 2, यहाँ क्या लगाना है,
तो आपको लेटेस्ट फैशन ट्रेंड को पता लगाने में घंटों व्यतीत करना पड़ेगा। तो मेकिंग आउट या डूइंग आउट या फ्रीकिंग आउट या सीकिंग आउट तलाश करने में, ढूंढने में, ठीक है। ये फाइंडिंग लगा होता तब भी ठीक था, फाइंडिंग आउट या सीकिंग आउट। आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले फेलर में, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट वाला फेलर नंबर 3। फेलर नंबर 3 यहाँ है। यहाँ क्या लगा है, वी ऑल नो द गुड फीलिंग दैट गोज डैश वॉकिंग आउट, मतलब गोज अलॉन्ग विद, ये हो गया ना, गोज अलॉन्ग विद, मतलब जब हम किसी स्टोर से लेटेस्ट शेड की लिपस्टिक खरीद के आ रहे होते हैं तो कैसी फीलिंग हमारे अंदर चलती है वो है, तो गोज अलॉन्ग विद लगेगा इसमें, ठीक। चौथे नंबर पे आ जाओ। अब क्या आ गया, फेलर नंबर 4 यहाँ लगाना है आपको। तो इस स्टडी ने क्या किया है, मैंने कहा था ना, इस बात को सपोर्ट किया है, उसका समर्थन किया। तो आ स्टडी हैज़ सपोर्टेड के लिए समड अप लगेगा नहीं, सोल्ड ऑन लगेगा नहीं, हेल्ड बैक नहीं लगेगा, बैकड अप। तो बैकअप क्या होता है, बैकअप कहते हैं ना सपोर्ट करना, बैक करना मतलब सपोर्ट करना, तो बैकड अप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक लेटेस्ट स्टडी ने सपोर्ट किया है तो बैकड अप हो जाएगा। अब आखिरी वाले के लिए क्या लगाओगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, यही वर्ड तो यूज करना है। तो लगाओ, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आप चाहे खरीद रहे हो, वेदर इट इज़ बीइंग डन ऑनलाइन या इन योर फेवरेट स्टोर, तो क्या लगा दो, और ऑनलाइन और इन योर फेवरेट स्टोर, या फिर आपके ऑफलाइन, यही तो हो गया ना, ऑफलाइन का मतलब आप अपने स्टोर में खरीद रहे हो तो ऑफलाइन हो गया। तो ये हो गए 7th वाले सेट के 25 क्वेश्चन। तो कितने हो गए, 175 क्वेश्चन हम लोग CHSL के कर चुके, और 10 तारीख वाला पेपर करीब करीब ख़त्म होने वाला है। 3 सेट हो चुका, 1 सेट और बचा है, चौथा सेट करा दूं तो उसके बाद आपका 10 मार्च का पेपर भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से 2 दिन का हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। फ़िलहाल आज हम लोग 7th ख़त्म किए हैं। ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, कितना यूज़फुल है, कितना आप इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, ठीक है, ये आप हमको बताइए, तभी हमको और थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा। आप कुछ खास चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं हमको, तो आपकी सलाह का मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में आपकी सलाह पर काम करते हुए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।